साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत, 15 की हालत गंभीर। थाना प्रभारी समेत 3 निलंबित दोषियों पर लगेगी रासुका। 8वें दौर की बातचीत के बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है, वे बिल्कुल सही है। वार्ता विफल हुई तो 26 को निकालेंगे किसान परेड। मुरादनगर हादसे के आरोपी ईओ निहारिका सिंह की जमानत खारिज। डीएम की जांच टीम ने पाई गलियारे के निर्माण में कई खामियां। गौतम बुद्ध नगर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़, 2 गोकशों को लगी गोली, 1 पकड़ा गया, 4 भागने में सफल। कई थानों में दर्ज थी रिपोर्ट। और अखिलेश यादव ने फिर बोला प्रदेश सरकार पर हमला, कहा इस सरकार ने सबको धोखा दिया है, किसी का नक्शा नहीं देख रही है, सरकार का खुद का नक्शा खराब है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में उस समय हड़कंप मच गया जब बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली के गांव जीतगढ़ी में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई। 15 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में किया जा रहा है। इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोषियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में थाना पुलिस की लापरवाही मानते हुए थाना प्रभारी दीक्षित कुमार त्यागी, हल्का इंचार्ज और चौकी प्रभारी अनोखेपुरी को निलंबित किया गया है। मामले में 3 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। घटना के बाद से ही शराब माफिया कुलदीप फरार है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली के गांव जीतगढ़ी में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में थाना पुलिस की लापरवाही मानते हुए थाना प्रभारी दीक्षित कुमार त्यागी, हल्का इंचार्ज और चौकी प्रभारी अनोखेपुरी को निलंबित किया गया है। साथ ही मामले में 3 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। घटना के बाद से ही शराब माफिया कुलदीप फरार है। बुलंदशहर डीएम रविंद्र कुमार ने कहा है कि 5 लोगों की मौत हो गई है और 15 लोगों की हालत खराब है। हमारी प्राथमिकता इन 15 लोगों की जिंदगी को बचाने की है। देखिए, आप लोग और हम लोग यहाँ लगभग 1 घंटे से मौके पर हैं। 4 लोगों की देहांत हुई थी, उनका पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेज गया है। बाकी 17 लोगों की तबीयत खराब थी, तो उसमें से 5 लोग थोड़े सीरियस बताए गए, लेकिन हमने प्रिकॉशन के लिए सभी 17 लोगों को जिला अस्पताल और आसपास के प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ डायलिसिस के लिए भेज दिया गया है। ज़रूरत के अनुसार डॉक्टर की टीम डायलिसिस के लिए वहाँ रेडी है। बाकी इसमें तहकीकात चल रही है। पुलिस विभाग से एसएसपी साहब द्वारा सिकंदराबाद के एसएचओ, हल्के का दरोगा और हल्के के 2 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। जो व्यक्ति शराब की सप्लाई करता था कुलदीप, वो भागा हुआ है, उसकी तहकीकात चल रही है। उनके परिवार के 3 लोगों को अरेस्ट करके तहकीकात पूछताछ की जा रही है। उनका मोबाइल फ़ोन भी सर्विलेंस पे लिया गया है। हम जल्दी से जल्दी उनको अरेस्ट करके कार्रवाई करेंगे। और मैं इतना आश्वस्त कर सकता हूं कि राज्य सरकार भी बहुत सीरियस है। जिनके परिवार में मृत्यु हुई है उनके प्रति राज्य सरकार और जिला प्रशासन की पूरी सहानुभूति है और जो हर संभव मदद होगा हम करेंगे। इसमें जो लोग भी और दोषी पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। हम उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सभी लोगों ने शराब पी थी, इसके बाद से ही उनकी हालत बिगड़ गई। मृतकों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिससे पता चल सके कि मौत के पीछे की असली वजह क्या है। वहीं बुलंदशहर की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के आदेश दिए हैं। दोषियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने के निर्देश सीएम योगी ने दिए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल मौके पर जाकर हर पीड़ित को बेहतर इलाज देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। बुलंदशहर के एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने कहा कि लापरवाही के आरोप में थाना प्रभारी दीक्षित कुमार त्यागी, हल्का इंचार्ज और चौकी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए, इस प्रकरण में जो कुलदीप नाम का आरोपी है, जिसके द्वारा शराब दिए जाने की बात प्रकाश में आई है, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उससे जुड़े हुए कई लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और प्रथम दृष्टया चूँकि यहाँ आने के बाद ये जानकारी में आया है कि लोगों में ये बात थी कि यहाँ शराब पहले से बिक रही थी। इस बात की जानकारी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और हल्के के सिपाहियों को होनी चाहिए थी। उनके द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए थी।
इस वजह से इन तीनों को निलंबित कर दिया गया है। थाना प्रभारी सिकंदराबाद, चौकी प्रभारी अनोखेपुरी, साथ ही 2 आरक्षी जो स्पीड के हल्के के सिपाही हैं उनको निलंबित कर दिया गया है। और जो अपराधी है जिसके द्वारा शराब उपलब्ध कराई गई है मिसिलिया मार्क का शराब है। यदि किसी मार्के की शराब ठेकों पर भी बिकती है तो इसकी जांच कराई जा रही है कि शराब कहाँ से आई थी, और जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई और एनएसए तक की कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। सीएम योगी ने दोषी शराब फैक्ट्री के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई का आदेश दिया है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि आबकारी विभाग की साठगांठ से जहरीली शराब बेची जा रही थी। लगातार शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गुरुवार को किसान आंदोलन के दौरान कोविड-19 नियमों के अनुपालन को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा चिंता जताए जाने के बाद शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि कोर्ट ने जो चिंता जताई है वह बिल्कुल सही है। आंदोलन के दौरान भी कोविड नियमों का पालन किया जाएगा ताकि किसान कोरोना संक्रमण से बच सकें। उन्होंने एक बार फिर दोहराया है कि अगर आज भी सरकार से वार्ता विफल रही तो 26 जनवरी को किसान परेड निकालेंगे। किसान आंदोलन के दौरान कोविड-19 नियमों के अनुपालन को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा चिंता जताए जाने पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि कोर्ट ने जो चिंता जताई है वह बिल्कुल सही है। कोर्ट के आदेशों को माना जाएगा और जो चिंता कोर्ट द्वारा जताई जा रही है उसे लेकर आंदोलन के दौरान भी कोविड नियमों का पालन किया जाएगा ताकि किसान कोरोना संक्रमण से बच सकें। हाँ करेंगे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा करेंगे, उसका पालन कर रहे हैं हम तो सब लोग। हाँ सब कर रहे हैं। बैठक से उम्मीद है हमें, ये निकलेगा कोई प्रपोजल लेकर सरकार आएगी और निकलेगा उससे समाधान। अच्छा, अगर कोई समाधान नहीं निकलता है तो क्या कुछ रणनीति? और हम क्या कहीं जा रहे हैं, यहीं रहेंगे। भाकियू नेता ने कहा कि सरकार से एक बार फिर उनकी वार्ता होने जा रही है, लेकिन अगर फिर पुरानी बातों को सरकार दोहराएगी तो यह आंदोलन समाप्त नहीं होगा और किसान इस तरह से आंदोलन करते रहेंगे। किसान नेता ने कहा कि किसान इस समय 26 जनवरी की परेड को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। 26 जनवरी में तो चलेंगे दिल्ली, सबको चलना है, तो राष्ट्रीय पर्व है, उसको तो बढ़िया धूमधाम से मनाएंगे। कैसे मनाएंगे वहाँ? झंडा चलेगा। अब तो जो झंडे हैं, जो नेशनल फ्लैग है, हमने वो कहा कि वो खरीदो और उसको लोगों को बांटो। हाँ, तो कितने ट्रैक्टर लगभग शामिल होंगे? क्या पता कि कितने शामिल होंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि हमने सरकार से पहले ही कह दिया है कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं होगी। किसान संशोधन पर तैयार नहीं है, सरकार को यह कानून वापस लेने होंगे। इसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई निर्णय लेता है तो किसान उसका पूरा सम्मान करेंगे, लेकिन सरकार की मनमानी के आगे नहीं झुकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। मुरादनगर हादसे के आरोपी व नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी निहारिका सिंह की जमानत याचिका खारिज हो गई है। गाजियाबाद की निचली अदालत में शुक्रवार को उनकी जमानत खारिज कर दी। अब वे सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी देंगे। इस हादसे की मजिस्ट्रेट जांच एडीएम संतोष कुमार वैश्य करेंगे। वहीं डीएम की ओर से गठित जांच टीम में गलियारे के निर्माण में कई तरह की खामियां पाई गई हैं। मुरादनगर हादसे की आरोपी और नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी निहारिका सिंह की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। निहारिका सिंह ने गुरुवार को अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की थी। अदालत ने उसी दिन सुनवाई के बाद फैसला शुक्रवार के लिए सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट ने निहारिका की जमानत याचिका खारिज कर दी। निहारिका के वकील का कहना है कि अब वे जिले के सेशन कोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल करेंगे। रविवार को मुरादनगर शमशान स्थल पर लिंटर गिरने से 24 लोगों की मौत और कई लोग घायल हो गए थे। वहीं अब इस हादसे की मजिस्ट्रियल जांच अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन संतोष कुमार वैश्य करेंगे। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि अगर हादसे से संबंधित कोई भी व्यक्ति साक्ष्य देना चाहता है तो वह 15 जनवरी तक उनके कार्यालय में आकर साक्ष्य दे सकता है।
मुरादनगर हादसे को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। गलियारे के पिलर्स के बीच की दूरी मानकों से बहुत ज्यादा थी। इसका डिजाइन भी नहीं बनवाया गया था। लेंटर के वजन के हिसाब से पिलर कमजोर थे। गलियारे के साइज के हिसाब से 18 पिलर्स होने चाहिए, लेकिन उनमें सिर्फ 12 पिलर्स ही बनाए गए थे। डीएम की ओर से बनाई गई टीम ने जब मौके का जायजा लिया तो गलियारे के निर्माण में कई तरह की खामियां सामने आई। मसलन निर्माण के नियमों के मुताबिक ऐसे किसी सिविल स्ट्रक्चर में करीब 2.5 से 3 मीटर की दूरी पर एक पिलर होना चाहिए। लेंटर के वजन के हिसाब से ही पिलर्स की मोटाई भी तय की जाती है। मुरादनगर शमशान घाट के गलियारे में पिलर्स की दूरी करीब 5 से 6 मीटर की थी। 70 फीट लंबी दोनों साइडों में 18 पिलर्स होने चाहिए थे, जबकि मौके पर सिर्फ 12 पिलर्स ही बनाए गए थे। इन पिलर्स की मोटाई भी करीब 9 इंच मिली है, जो बेहद कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गौतम बुद्ध नगर की थाना दादरी पुलिस व गोकशी करने वाले बदमाशों के बीच गुरुवार देर रात को मुठभेड़ हो गई। पुलिस की ओर से चलाई गई गोली 2 बदमाशों को लगी है। एक बदमाश को पुलिस ने पीछा करके पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक घटना मायचा गांव की है। गोकशी करने वाले 4 अन्य अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए। पकड़े गए बदमाशों पर एनसीआर के कई थानों में गोकशी के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। 3 दिन पूर्व इन्होंने थाना दादरी क्षेत्र के एक गांव के पास गोकशी की थी। गौतम बुद्ध नगर की थाना दादरी पुलिस और गोकशी करने वाले बदमाशों के बीच गुरुवार देर रात मुठभेड़ हो गई। पुलिस की ओर से चलाई गई गोली 2 बदमाशों को लगी है। एक बदमाश को पुलिस ने पीछा करके पकड़ लिया। इनके 4 साथी मौके से भाग गए। इन बदमाशों ने 3 दिन पूर्व ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में एक गांव के पास स्थित शमशान के समीप गोकशी की थी, जिसकी वजह से क्षेत्र में तनाव फैल गया था। पुलिस उपायुक्त जोन तृतीय राजेश कुमार सिंह ने बताया कि थाना दादरी पुलिस मायचा गांव के पास चेकिंग कर रही थी। तभी पुलिस को पता चला है कि गोकशी करने वाले बदमाश गांव की तरफ आ रहे हैं। बीती रात दादरी पुलिस मायचा गांव के आसपास गश्त कर रही थी। विगत दिनों पे वहां पर शमशान घाट में गोवंश के अवशेष मिले थे, जिसको लेकर के पुलिस काफी सतर्क थी। रात में कुछ बदमाश गाड़ी से फिर गोकशी करने के फिराक में घूम रहे थे। पुलिस पार्टी द्वारा रोका गया। रोकने पर उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस पार्टी के काउंटर एक्शन में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। एक बदमाश मौके से पकड़ा गया है और कुछ बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गए हैं। पुलिस की ओर से चलाई गई गोली से शाह आलम निवासी पिलखुआ और गफ्फार निवासी हापुड़ के पैर में गोली लगी है। मौके से भाग रहे जावेद निवासी फरीदाबाद को पकड़ लिया गया है। इनके पास से 3 देसी तमंचा जिंदा और कारतूस जिंदा व खाली कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस पार्टी लगातार काम्बिंग कर रही है। पकड़े गए बदमाशों के पास से 3 तमंचा 6 कारतूस बरामद हुए हैं। इनके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं। इनके और मुकदमों का पता किया जा रहा है। इनको अस्पताल भेजा गया है। 2 बदमाश हापुड़ के रहने वाले हैं। एक बदमाश हरियाणा का रहने वाला है। शेष अन्य बदमाशों के विषय में भी अलग अलग टीमें बना के दबिश दी जा रही हैं। शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन सभी बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। गोकशी करने वाले 4 अन्य अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए हैं। पकड़े गए बदमाशों पर एनसीआर के कई थानों में गोकशी के दर्जनों मुकदमे दर्ज है। 3 दिन पूर्व इन्होंने थाना दादरी क्षेत्र के एक गांव में गोकशी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार पर जमकर हमला किया है। शुक्रवार सुबह घने कोहरे के बीच अखिलेश ने चित्रकूट के कामतगिरी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों, व्यापारियों, नौजवानों सबको धोखा दिया है।
इस सरकार ने फूट डालने का काम किया है। सरकार किसी का नक्शा नहीं देख रही है, सरकार का खुद का नक्शा खराब है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार सुबह घने कोहरे के बीच कामदगिरी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ताओं के साथ 5 किलोमीटर की कामदगिरी परिक्रमा भी की। अखिलेश यादव 2 दिनों के चित्रकूट धाम के दौरे पर है। गुरुवार को अखिलेश यादव ने कामदगिरी परिक्रमा मार्ग पर पहुंचकर रोपवे से लखन लाल के दर्शन किए थे। दर्शन के बाद अखिलेश ने खिलौनों की दुकानों से खिलौने भी खरीदे थे। शुक्रवार को प्रेस वार्ता में अखिलेश ने एक बार फिर योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि जो बदायूं में हुआ है, क्या कोई कल्पना कर सकता है कि धर्म स्थल पर ऐसी घटना हो सकती है, वहां का पुजारी ऐसी घटना में शामिल हो। कमीशन के ज्यादा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आरोप टिप्पणी कर रहा है। हमने हाथरस देखा किस तरीके से सरकार किस किस को बचाना और छिपाना चाहती थी। बधाइयों का देखो क्या बधाई हुआ। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्या हो सकती है? ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्या हो सकती है? शर्म से सर झुक गया कि एक महिला के साथ इस तरह की वार्ता हुई, वो भी मंदिर परिसर में। पुजारी को पकड़ने में कितना समय लग गया इनको? क्या साजिश में? लखनऊ में खुलेआम गोली चला दी। अब तो बात भी आ गई है, अखबारों ने छापा है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के इशारे पर यह हत्या हुई है। लखनऊ में, राजधानी में हत्या हो जाए, बात रुकी। अखिलेश यादव ने कहा कि इस सरकार ने किसानों, व्यापारियों, नौजवानों सभी को धोखा दिया है। इस सरकार ने फूट डालने का काम किया है। हम जिस स्थान पर खड़े हैं, सरकार उसे भी तोड़ना चाहती है। सरकार किसी का नक्शा नहीं देख रही है, सरकार का खुद का नक्शा ही खराब है। भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कैसी पार्टी है, हर एक का नक्शा ढूंढ रही है कि नक्शा पास है कि नहीं है। इनका खुद नक्शा नहीं है, इनके पास खुद अपना नक्शा नहीं है। आप जितने लोग बैठे हैं जो गांव से आते होंगे या जिन घरों में आप रह रहे हैं, दादा ने बनाया, पिताजी रहे, पिताजी ने आपको दे दिया, आप रह रहे हैं, पिताजी रह रहे हैं, घर परिवार रह रहा है। मुख्यमंत्री तब से पुराना है, घर तोड़ दे रहे हैं, बुलडोजर ला दे रहे हैं। तो ये परंपरा राजनीति में न हुआ। झूठ बोलने का क्या असर हुआ? चीजें हुआ, हाँ, लोकतंत्र पे खतरा हो गया। सबसे बड़े स्थान पर वहां के लोगों ने कब्जा कर लिया, वो चीज मानने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव ने मुरादनगर की घटना को लेकर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर में बनाई गई छत जनवरी में ढह गई। भाजपा राज में भ्रष्टाचार की यह निंदनीय घटना है, जिससे सरकार अपने दाग नहीं बचा सकती है। 16 लाख की दलाली खाकर मौत की छत का टेंडर निकाला गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। मेरठ से बसपा के पूर्व विधायक और उनकी पत्नी महापौर सुनीता वर्मा जल्द ही सपा में शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि सपा में शामिल होने का सब कुछ फाइनल हो चुका है, बस ज्वाइनिंग की औपचारिकता बाकी है। मेरठ के पल्लवपुरम स्थित आवास पर योगेश वर्मा ने हस्तिनापुर के लोगों को बुलाया और नई सियासी जमीन को लेकर उनसे चर्चा की। हालांकि योगेश वर्मा ने किसी दल में जाने की बात का फिलहाल खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि जब उचित वक्त आएगा तब उसका सही जवाब दिया जाएगा। मेरठ से बसपा के पूर्व विधायक और फिलहाल पार्टी से निष्कासित योगेश वर्मा और उनकी पत्नी महापौर सुनीता वर्मा जल्द ही सपा में शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि सपा में शामिल होने का सब कुछ फाइनल हो चुका है, बस ज्वाइनिंग की औपचारिकता बाकी रह गई है। मेरठ के पल्लवपुरम स्थित अपने आवास पर योगेश वर्मा ने हस्तिनापुर के लोगों को बुलाया और नई सियासी जमीन को लेकर चर्चा की। समर्थकों से सीधे पूछा गया कि उन्हें अब क्या करना चाहिए और किस दल में शामिल होना चाहिए। कार्यकर्ताओं से गुफ्तगू के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि योगेश वर्मा जल्द ही अपनी पत्नी और महापौर सुनीता वर्मा के साथ सपा में शामिल होंगे।
यह भी कहा जा रहा है कि उनकी बात ऊपर तक हो चुकी है। उधर योगेश वर्मा ने कहा कि उन्होंने समर्थकों से बातचीत की, उनसे सलाह मशविरा किया। हालांकि योगेश वर्मा ने सपा या अन्य किसी दल में जाने की बात का फिलहाल खंडन किया है। उन्होंने कहा कि जब उचित वक्त आएगा तब उसका सही जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। शुक्रवार को सीटू की गाजियाबाद इकाई ने किसान आंदोलन के समर्थन में और केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 4 नए श्रम कोड के विरोध में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। श्रमिकों ने आरोप लगाया है कि सरकार के 4 नए श्रम कोड के कारण देश में बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है और रोजगार के नए अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं, जिससे देश का युवा निराश है। श्रमिकों ने देश के प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया है। शुक्रवार को सीटू की गाजियाबाद इकाई ने किसान आंदोलन के समर्थन में और केंद्र सरकार द्वारा पूरे श्रम कानूनों को 4 नए श्रम कोड में समाहित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। श्रमिकों ने कहा कि सरकार के 4 नए श्रम कोड के कारण देश में बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है और रोजगार के नए अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं, जिससे देश का युवा निराश है। जो मोदी सरकार ने 4 श्रम कोड बिल को खत्म कर दिया है, 29 कानून को खत्म करके 4 श्रम कोड बिल बना दिया है, उस श्रम कोड बिल के खिलाफ और जो आज किसानों का भी आंदोलन चल रहा है महीनों से, उसके समर्थन में आज हमने कार्यक्रम ये आयोजन किया है। और हमारा जो मांग है प्रमुख रूप से जो मोदी सरकार ने मजदूरों के तमाम कानून को खत्म करके 4 श्रम कोड बिल बनाए हैं, उसको रद्द करें। किसानों का जो 3 काला कानून है उसको रद्द करें और रद्द करके एक सामान्य स्थिति बना करके चलें, नहीं तो आने वाले समय में किसान के साथ मजदूर भी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। सीटू ने तीनों कृषि कानून रद्द करने, फसल का MSP तय करने, काला बाजारी पर रोक, किसानों के बिल माफ, नया बिजली कानून रद्द करने, खेतों को कॉरपोरेट को सौंपने की नीति पर रोक, 4 नए श्रम कोड को रद्द करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने, आयकर न देने वाले परिवारों को 6 माह तक 7,000 रुपये की आर्थिक मदद देने, न्यूनतम मजदूरी प्रत्येक श्रमिक को मिले, सार्वजनिक संस्थानों का निजीकरण बंद किए जाने व किसी भी प्रतिष्ठान में कार्यरत मजदूरों का नाम अभिलेखों में दर्ज किए जाने की मांग को लेकर देश के प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।